नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सक्षम के अंदर, जिसमें हम साइंस कर रहे थे और साइंस में हमने एक चैप्टर कर लिया है, 5th चैप्टर जो था केमिकल इन एवरीडे लाइफ। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का नाम है प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी। तो हम जो नेक्स्ट चैप्टर अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हमें पता तो होना चाहिए ना कि हम ये चैप्टर कर क्यों रहे हैं। खाली इसलिए थोड़ी कर रहे हैं कि कोर्स के अंदर है, सिलेबस में है, करना जरूरी है ताकि नंबर आ जाए। नहीं, इतना तो ये तो देखो प्राइमरी चीज़ है कि हमें सिलेबस के अंदर है तो करना है ताकि हमें नंबर आ जाए, मार्क्स आ जाए। बट उसके अलावा साइंस में या कोई भी सब्जेक्ट आप कुछ पढ़ते हो तो आपको उसको पता तो होना चाहिए कि आप उसको क्यों पढ़ रहे हो, उसका क्या यूज़ है। तो देखो इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा, जैसा कि अभी एक नाम चलता जा रहा है काफ़ी टाइम से, जब से कोरोना टाइम पीरियड है, कि जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी उसको कोरोना नहीं होगा, या अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ कोरोना कम करो। मतलब ये वर्ड अभी काफ़ी फैमिलियर हो रखा है, काफ़ी इजी हर किसी के सामने आ रखा है, इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी। अरे भाई, ये इम्यूनिटी है क्या, उसके बारे में हम इस लेसन पढ़ेंगे। इम्यूनिटी क्या है, इसको बढ़ाने से कोरोना या जैसे दूसरी बीमारी वो कम कैसे हो जाती है, तो एक चीज़ को बढ़ाने से बाकी सारी बीमारियां कम क्यों हो जाती है, फिर इसका क्या काम है, शरीर में कहाँ पर पाया जाता है, कौन सी जगह पर ये फैला हुआ है, वो सारा हम पढ़ेंगे इस लेसन के बारे में, प्रतिरक्षा के बारे में। तो पहले तो सिंपल सी जानकारी की प्रतिरक्षा क्या होती है। तो देखो प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी क्या होती है। जैसे कि आपने ह्यूमन सिस्टम पढ़ा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, इन सब में आपने क्या पढ़ा। जैसे पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है, उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। जो रेस्पिरेटरी का मतलब ये सांस का काम करता है, सांस लेने का, उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम बोल देते हैं। जो बाहर निकालने का काम करता है उसको हमने एक्सक्रीटरी या उत्सर्जन तंत्र बोल दिया। वैसे ही एक और तंत्र पाया जाता है जो पूरे शरीर में होता है, जो क्या करता है, उसका विशेष काम होता है शरीर की रक्षा करना, लड़ाई करना, सुरक्षा करना। ठीक है, तो एक ऐसा तंत्र मानव शरीर में या सभी जीवों में पाया जाता है जो उस जीव की बाहर से आने वाले रोगाणु, कीटाणु, बैक्टीरिया, माइक्रोफेज जो भी है, जो उनके बीच में पैथोजेंस हैं, जितने भी रोगाणु हैं, उनको नष्ट करके उनसे हमारे शरीर की क्या करता है, रक्षा करता है। इस तंत्र को, इस सिस्टम को बोलते हैं इम्यूनिटी सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र। तो नाम से पता चल गया आपको कि शरीर की रक्षा करने वाला तंत्र प्रतिरक्षा तंत्र कहलाता है। ये तो क्या प्रतिरक्षा तंत्र की सिंपल सी परिभाषा। अब इसकी अगर बात की जाए इम्यूनिटी की, तो पहले तो क्या इम्यूनिटी शब्द कहाँ से है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो इम्यूनिटी शब्द है, ये जो इम्यूनिटी शब्द है, मतलब कि अगर हिंदी में भी लिख सकते हैं इम्यूनिटी, मीनिंग क्या होता है इसका, प्रतिरक्षा। तो जो इम्यूनिटी शब्द है ये लैटिन लैंग्वेज, लैटिन भाषा के एक शब्द से लिया गया है। उस शब्द का मीनिंग है इम्यूनस। तो ये किससे लिया गया है, जो इम्यूनिटी शब्द है वो लैटिन लैंग्वेज के इम्यूनस से लिया गया है। इम्यूनस का मतलब क्या होता है, इस इम्यूनस का मीनिंग होता है, इम्यूनस का मीनिंग है फ्री ऑफ बर्डन। फ्री ऑफ बर्डन, बर्डन का मतलब क्या हो गया, बर्डन का मतलब बोझ, एक प्रकार से, मतलब कि बोझ से मुक्ति, बोझ से हल्का करना, बोझ को हटाना। मतलब क्या हो जाएगा, ये आपकी बुक में नहीं दे रखा है, याद रह जाएगा। ठीक है, तो प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, तो प्रतिरक्षा जो इम्यूनिटी शब्द है वो लैटिन लैंग्वेज के इम्यूनस से लिया गया है। इम्यूनस का मीनिंग होता है फ्री ऑफ बर्डन, मतलब बोझ से मुक्ति। अरे भाई, शरीर हमारा है, तंत्र हमारे है, बाहर से कोई रोगजनक आ रहा है, यहाँ पे अपना घर बसा रहा है, काम कर रहा है, बीमार कर रहा है, तो एक प्रकार से हमारी बॉडी के ऊपर बोझ ही है। तो उस बोझ को जो फ्री कर रहा है, बर्डन को फ्री कर रहा है, स्ट्रेस को, टेंशन को, बीमारी को खत्म कर रहा है, वो इम्यूनस होता है। और इम्यूनस से क्या बना है, साइंस के अंदर इम्यूनिटी बना है। ठीक है, तो ये तो इसका नाम कहाँ से आया।
अब इसके बाद साइंस में हर किसी चीज़ की जो डिस्कवर करता है या इन्वेंशन करता है, तो मतलब खोज कर रहा है, आविष्कार कर रहा है, तो कुछ ना कुछ होता है जो उसको फर्स्ट टाइम लॉन्च करता है, फर्स्ट टाइम उसकी डिस्कवरी करता है, तो उसको बोलते हैं उसका फादर। जैसे जेनेटिक्स के अंदर मेंडल आ जाएगा, जैसे जूलॉजी है उसमें अरस्तु आ जाएगा, बॉटनी है थियोफ्रेटस आ जाएगा। तो हर किसी का कोई ना कोई फादर होता है। तो इसका फादर कौन है? फादर ऑफ इम्यूनिटी, ठीक है, फादर ऑफ, इसको डबल एम कर देता ताकि याद रहे, फादर ऑफ इम्यूनिटी। फादर ऑफ इम्यूनिटी कौन है? जिसने इसकी पहली बार खोज की। तो वैसे किताब में नहीं दे रखा है, बट याद रह जाए तो अच्छी बात है, वरना कोई दिक्कत की बात नहीं, टेंशन की बात नहीं है। तो वो कौन है? एमिल वॉन। कौन है? एमिल वॉन बिहेरिंग। एमिल या ईमेल भी बोल सकते हो, एमिल वॉन बिहेरिंग। तो ये साइंटिस्ट है जिसने फर्स्ट टाइम बताया था कि बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम पाया जाता है जो बॉडी की अदर जो बैक्टीरियाज है, माइक्रोफेज है या वायरस है, जो पैथोजन आ रहे हैं, उस पैथोजन से ऑटोमेटिकली क्या करता है? सेफ्टी करता है। या दवाई देने पर वो दवाई किस प्रकार से काम करती है, कौन सा एक सिस्टम बनाती है, कौन सी रिएक्शन करता है, तो वो सब कुछ उसने बताया था एमिल वॉन बिहेरिंग ने। तो ये गैस का फादर, ये गैस का दूसरा पॉइंट। फिर इसके बाद क्या आता है कि साइंस में जब भी किसी की स्टडी करते हैं तो उसको एक अलग से टॉपिक आ जाता है, अलग से लेसन आ जाता है, अलग से बुक बन जाती है। जैसे जंतुओं की स्टडी करते हैं तो उसके पीछे क्या लग जाता है? जूलॉजी, ठीक है। बायो की जो लिविंग थिंग्स उसकी करते हैं तो लिविंग थिंग्स को बायो कहते हैं, उसके स्टडी करते हैं उसको बायोलॉजी बोलते हैं। अर्थ को जियो बोलते हैं तो उसको जियोलॉजी बोलते हैं। तो हर पीछे देखो क्या आ रहा है? लॉजी आ रहा है। तो ये लोगस वर्ड जो है वो भी लैटिन लैंग्वेज की लोगस से लिया गया है। लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना, स्टडी करना, टू स्टडी। लोगस का मतलब होता है टू स्टडी या अध्ययन करना। वैसे ही हमारा चल रहा है प्रतिरक्षा को कह रहे हैं प्रतिरक्षा की स्टडी। तो इसका जो हो जाएगा वर्ड अगला वो क्या आ जाएगा? हिंदी के अंदर तो भाई प्रतिरक्षा विज्ञान, मतलब विज्ञान के अंदर कौन सा? प्रतिरक्षा का विज्ञान या इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी किसे कहता है? ये क्वेश्चन आ सकता है आपकी बुक के अंदर है, ठीक है। क्या है इम्यूनोलॉजी किसे कहता है? लॉजी का मतलब लोगस मतलब स्टडी करना, किसकी स्टडी करना? जो आगे है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रतिरक्षा तंत्र तथा प्रतिरक्षा तंत्र के भागों का अध्ययन करते हैं वो प्रतिरक्षा विज्ञान कहलाता है। या द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट इम्यूनिटी सिस्टम एंड इम्यूनिटी बॉडीज। जो भी इम्यूनिटी उसके बारे में स्टडी करते हैं वो क्या होता है? इम्यूनोलॉजी होता है, प्रतिरक्षा विज्ञान कहलाता है। ये हो गई हमारे सामान्य से पहली बात है। इसमें से देखो क्या क्या क्वेश्चन आता है कि प्रतिरक्षा की परिभाषा क्या होती है। प्रतिरक्षा की परिभाषा जो हमने बोली थी, नोट्स आपको PDF लास्ट में पता ही मिल जाएंगे। तो क्या होगी कि शरीर में पाया जाने वाला ऐसा तंत्र जो शरीर में आने वाले रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करता है वो प्रतिरक्षा कहलाता है, ठीक। प्रतिरक्षा के अध्ययन करते हैं उसको प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। इसके जो पिताजी थे वो एमिल वॉन बिहेरिंग थे, ठीक है। और इसका जो मेन मीनिंग लिया गया वो इम्यूनस से लिया गया, जिसका मतलब क्या है? फ्री ऑफ बर्डन, ठीक है। अब बॉडी के अंदर क्या क्या होता है? ये दो चीज़ें तो देखो एक्स्ट्रा हो गई जो हमारे क्या बोलते सिलेबस के अंदर है नहीं। डस्टर कहाँ गया अभी? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि इम्यूनिटी शब्द है वो प्रतिरक्षा किससे लिया गया? लैटिन लैंग्वेज से लिया गया। लैटिन लैंग्वेज के इम्यूनस से लिया गया, जिसका मतलब था फ्री ऑफ बर्डन, मतलब बहुत से मुक्ति है। चलो भाई मुक्ति हो गई। फिर इसका जो फादर है इम्यूनिटी का वो कौन है? एमिल वॉन बिहेरिंग। फिर जिसके अंदर इम्यूनिटी की स्टडी करते उसको बोलते हैं प्रतिरक्षा विज्ञान, इम्यूनोलॉजी। अब इसके बाद बात करते हैं कि शरीर के अंदर नॉर्मल इम्यूनोलॉजी क्या क्या है, प्रतिरक्षा क्या क्या होता है। तो देखो कुछ पार्ट्स हैं। यकृत, लीवर, यकृत मतलब लीवर हो गया, ठीक है। मेन रक्त जो ब्लड है, उसके अलावा लसिका, लिम्फ, लसिका, पर्व मतलब लिम्फ, नोड, थाइमस, और अस्थि मज्जा। अस्थि मतलब हड्डी होती है, बोन होती है। मज्जा मतलब
मैरो, बोन मैरो। तो ये कुछ ऐसे हैं जो सामान्यतः इम्यूनिटी सिस्टम बनाते हैं, इम्यूनिटी प्रतिरक्षा तंत्र बनाते हैं। तो इम्यूनिटी सिस्टम में कौन कौन आते हैं, नॉर्मल इम्यूनिटी सिस्टम में कौन कौन आता है, इसके अलावा बहुत कुछ है। फिर ये आपस में मिलकर एक इम्यूनिटी सिस्टम पूरा बड़ा सा बनाते, पूरा लेसन उसी का ये पढ़ेंगे। तो नॉर्मली जब क्वेश्चन आएगा 1 नंबर के, प्रतिरक्षा विज्ञान किसे कहते हैं, प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, प्रतिरक्षा के अंग कौन कौन से, ऑर्गन कौन कौन से, तो ऑर्गन के अंदर रहेगा यकृत, रक्त, लसिका पर्व, थाइमस और अस्थि मज्जा। तो देखो लीवर तो सभी को पता ही है क्या होता है, लीवर एक प्रकार का क्या है, ग्लैंड है, ग्रंथि है। तो ये प्रतिरक्षा काम करते हैं। अगर आपने कुछ गड़बड़ खा लिया है तो फिर रक्त, ब्लड क्या करता है, पूरे शरीर के अंदर आप चाहे कोई मेडिसिन लो, कोई टीका लगो, वैक्सीन लगो या कुछ भी है, या कहीं पर भी कोई बीमारी चल रही है, तो ब्लड ही एक है जो पूरी बॉडी के अंदर घूमता है। ये क्या करता है, पूरी बॉडी इसकी है, पूरी बॉडी में घूमेगा, तो घूमता हुआ लाने ले जाने का काम ये करता है। अगर कोई वायरस आ चुका है वो भी ब्लड के थ्रू सभी जगह पहुंचेगा, अगर मेडिसिन है वो भी ब्लड के थ्रू सभी जगह पहुंचेगी। हमें तो बस नाम याद रखने हैं। फिर लसिका पर्व किसे कहते हैं, लिम्फ या लिम्फ नोड किसे कहते हैं, तो लिम्फ या जो लिम्फ नोड है एक टाइप का लिक्विड होता है, एक टाइप का लिक्विड होता है, रस होता है जो निकलता है छोटी छोटी कोशिकाओं से। कौन सी, ब्लड की जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती है, छोटी छोटी जो नलिकाएं होती है, ट्यूब्स होती है, उन ट्यूब से निकलता है। ठीक है, जो ब्लड है उसकी जो छोटी छोटी कोशिका होती है इनमें से निकलता है लिम्फ। ठीक है, सफ़ेद रंग का समझ सकते हैं, फिर थोड़ा सा मटमैला कलर का होता है, चिकना सा होता है रस्सी की तरह। ठीक है, जो लिम्फ कहाँ से निकलता है, रक्त में से निकलता है। और सभी रक्त कोशिकाओं से, मतलब सभी ब्लड सेल से नहीं निकलेगा, या फिर सभी ब्लड की जो ट्यूब्स होती है वहाँ से निकलेगा। बहुत छोटे केस से भी, छोटे बाल से भी छोटी छोटी कोशिका होती है वहाँ से निकलता है। उन कोशिका का स्पेशल नाम है, वो होते कैपिलरी सेल्स। तो कैपिलरी सेल्स जो होती है, हिंदी में भी बोलेंगे कैपिलरी जो सेल होती है, कैपिलरी ट्यूब होती है, उसमें से निकलता है। जो क्या करता है, इसमें से WBC या फिर अन्य एंटीबायोटिक्स जो इम्यूनिटी सिस्टम्स होते हैं वो इसमें होते हैं, जो ब्लड के साथ मिलकर इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। तो ये एक्चुअली ब्लड का ही एक पार्ट है। और इम्यूनिटी नोड किसे कहते हैं, इसके कॉर्नर को कहते हैं, जो दूसरे से जुड़ेगा। ठीक है, इसको नोड बोलते हैं। नोड का मतलब, पर्व का मतलब लास्ट में जो नोड है जो आगे से जुड़ने का काम करता है, मतलब यहाँ से ये सीक्रेट होते रहेंगे हर जगह से। ठीक है, ये हो गया यकृत, पता है, रक्त आपको पता ही है, लसिका पर बता दिया। अब थाइमस को छोटा दिमाग में कहते हैं, छोटा सा दिमाग के नीचे होता है, या ये हार्मोन को भी छोड़ता है। ठीक है, थाइमोसिन जो भी है, फिर ये भी जो हार्मोन छोड़ता है वो शरीर के अंदर प्रतिरक्षा काम करता है। फिर मेन लिखने का कारण था अस्थि मज्जा को समझने के लिए कि अस्थि मज्जा किसे कहते हैं, बोन मैरो क्या होती है। बोन मैरो, बोन तो पता है सर, पूरे शरीर के अंदर हड्डियाँ होती है कि सर 206 होती है, उससे पहले 213 थी, उससे पहले 306 या 300 समथिंग थी, 320 पेट के अंदर जब थी, फिर पेट से निकला, फिर कम, ऐसे कम होती रहती है। तो हम हड्डियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं हड्डी का मज्जा की। हड्डी को मज्जा कब बताएं, ठीक है, हड्डी को मज्जा कब आएगा, अस्थि मज्जा कब होगा, या बोन मैरो। आपने हड्डियाँ देखी है क्या, हड्डियाँ मतलब कभी कोई टूटी हुई हड्डी देखी होगी, फिल्म में हड्डी देखी होगी, मूवी में हड्डी देखी होगी। हड्डी की जैसे हड्डी देख रही है, अगर हड्डी है तो ये इस टाइप से, तो हॉरिजॉन्टल करने पर तो क्या होगी, एकदम से चिकनी होती है, सफ़ेद कलर की, या जो भी उसका कलर है थोड़ा बहुत येलो वाइट जैसा, वो आपको दिखाई देता है। लेकिन इस हड्डी को मतलब कुछ भी गैप नहीं होता, कोई छेद नहीं होता, लेकिन इस हड्डी को आप जैसे ऐसे करते हो तो यहाँ से देखोगे तो उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। मतलब कि ये जो हड्डी है यहाँ से तो चिकनी होती है, लेकिन जैसे मैं इसको ऐसे कर दूंगा, ये वाला पार्ट में जब आगे रख दूंगा तो इसमें छोटे छोटे आपको छिद्र दिखाई देंगे। तो हर हड्डी के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को, इन गैप को क्या कहते हैं, इन गैप को बोलते हैं बोन मैरो। बोन तो है, मैरो का मतलब उसके अंदर जो छोटे छोटे छिद्र है। मजा तभी आएगा जब छिद्र होगा, तो छोटे छोटे छिद्र है वहाँ पर। अब ये काम क्या करता है, बोन मैरो मेनली RBC WBC जो ब्लड से है उसका फॉर्मेशन करती है, जो ब्लड सेल्स है वो यहीं से बनती है। वैसे तो हर हड्डी के अंदर बोन मैरो होती है, बट जो मेनली होती है वो क्या होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो वर्टिकल दे रखा है आपकी, जो मतलब जो कमर की हड्डी हुई यहाँ से लेकर यहाँ तक की, वो वाली जो हड्डी होती है जो एच शेप में होती है, वो क्या होती है, बोन मैरो होती है। वैसे तो सभी जगह बोन मैरो होती है, लेकिन मेनली वहाँ से निकलती है, WBC RBC जो भी ब्लड सेल्स है। आपने एक फिल्म देखी है क्या, क्रिस? हाँ, क्रिस मूवी आपने देख रखी होगी। तो क्रिस मूवी के अंदर
जो फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ है, तो उसके अंदर एक विलन है जो व्हील चेयर पर पड़ा रहता है, विवेक ओबेरॉय जो है व्हील चेयर पर पड़ा रहता है, चल नहीं सकता, उसकी ये बीमारी होती है बोन मैरो वाली। बोन मैरो का मतलब उसकी जो हड्डी होती है रीढ़ की वो खराब होती है, तो इसके अंदर ये सारा सिस्टम खराब हो जाता है, ठीक है। तो वही चल रहा है, बोन मैरो मेनली इसी को कहते हैं, रीढ़ की हड्डी को, वैसे सभी हड्डियों के अंदर जो खोखली संरचना होती है उसको बोलते हैं। ये क्या हो गया कि प्रतिरक्षा तंत्र कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है। आपकी बुक का जो पहले जो 2-3 पैराग्राफ है वो सारे इसमें आ गए कि प्रतिरक्षा की परिभाषा क्या है, प्रतिरक्षा विज्ञान किसे कहते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र में कौन कौन आते हैं आदि। उसके अलावा उन्हें एक्स्ट्रा कर लिया कि प्रतिरक्षा के पिताजी कौन है और ये उसने कहाँ से उठाया हुआ है, ठीक। अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है प्रतिरक्षा तंत्र के प्रकार। जो प्रतिरक्षा है उसके प्रकार, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो देखो हमारी बॉडी है, शरीर है, उसके अंदर 2 टाइप की इम्यूनिटी पाई जाती है। 2 टाइप की कौन कौन सी है? एक तो है स्वाभाविक प्रतिरक्षा, या इसको बोलते हैं इनेट, ठीक है, इम्यूनिटी हो जाएगा, इनेट इम्यूनिटी। और एक होती है उपार्जित प्रतिरक्षा, अडेप्टिव इम्यूनिटी। तो 2 टाइप की है, ठीक है। पहले इनेट एंड अडेप्टिव। इनेट का मतलब जो पहले से ही है, इनिशियल है। इनेट मतलब इनिशियल, स्वाभाविक सब स्वयं के स्वभाव से, स्वयं के भाव से, स्वाभाविक अभिभावक, अपने अभिभावक से जो मिली है वो है स्वाभाविक। उपार्जित मतलब हमने किसी और से अर्जित की है। इनेट का मतलब जो इनिशियल है। अडेप्टिव का मतलब जो हमने अडेप्ट किया, नाम से पता चल रहा है, हिंदी में नाम से पता करना तो स्वाभाविक मतलब स्वयं के अभिभावक से, मतलब स्वयं के माता पिता से जो मिली है वो स्वाभाविक। इसको इंग्लिश में याद रखना तो इनेट मतलब इनिशियल, जो इंटरनल है इनिशियल है वो क्या हो जाएगा इनेट। उपार्जित की बात करें तो उपार्जित का मतलब अडेप्टिव। अडेप्टिव का मतलब जो हमने कहीं और से अर्जित की है, कहीं और से लिए है या अडेप्ट की है, सिंपल सी बात है। उपार्जित मतलब बाहर से लिए, ये 3 नंबर नहीं है, ठीक है ना। ये अब आगे बात करें तो इसके कुछ और नाम भी है। स्वाभाविक जो प्रतिरक्षा है ये अपने आप मिली है, अपने आप मतलब माता पिता से मिली है, मतलब बाहर से कुछ नहीं है, तो एक टाइप से नेचुरल हो गई। तो इसका जो दूसरा नाम है, इसके जो अदर नाम है वो होता है प्राकृतिक प्रतिरक्षा। प्राकृतिक प्रतिरक्षा मतलब नेचुरल इम्यूनिटी। तो इसको क्या बोलते हैं भाई? प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहते हैं। प्राकृतिक प्रतिरक्षा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रकृति से अपने आप मिली है, हमें गॉड गिफ्ट है, जन्मजात है, जन्म से मिली है, तो नेचुरल है ये, ठीक है। अब ये जन्मजात है, पैदा होते मिली है, तो इसकी एक और कमी है कि ये क्या, इसकी कमी है, कमी क्या है कि ये कोई भी बीमारी है उसके लिए एक ही चीज़ करते हैं, मुंडा सुझा लेगी या बुखार चढ़ा लेगी, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, तो ये हर बीमारी से एक ही प्रकार से लगती है। इसके पास कुछ नए हथियार नहीं है, ज़्यादा हथियार नहीं है, इसके पास एक ही टाइप का हथकंडा है, फिक्स रहता, चाहे कोई बीमारी है। तो ये हर बीमारी से एक नॉर्मली लड़ाई करती है, ज़्यादा लड़ाई नहीं लड़ सकती, इसलिए इसको सामान्य प्रतिरक्षा भी कहते हैं, मतलब कि नॉर्मल इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो इसके 3 नाम हो गए। पहला तो नाम क्या है इसका? स्वाभाविक, जो इनेट है, अपने आप निकली है। इसका दूसरा नाम है प्राकृतिक प्रतिरक्षा, क्योंकि प्रकृति से अपने आप मिली है, माता पिता से। और फिर सामान्य मतलब कि किसी भी विशेष रोग से नहीं लड़ती है, सामान्य रोगों से लड़ती है, सामान्य प्रकार से लड़ती है। अब उस तरफ चलते हैं। तो जो उपार्जित है अडेप्टिव है। अडेप्टिव क्या है? बाहर से लिए, बाहर से हम क्या होगा, अपने आप तो आई नहीं गई, ये दवाई उठती हुई हमारे अंदर आ गई। बाहर से लिए मतलब अपने आप देंगे कि इस बंदे को पोलियो है तो पोलियो को दवाई देंगे, ऐसा थोड़ी कि टाइफाइड की दे देंगे, टाइफाइड हुआ तो टाइफाइड की देंगे, ऐसा थोड़ी कि हैजा की दे देंगे। तो वही चीज़ अडेप्टिव है, मतलब बाहर से देते हैं। तो ये बाहर से देने वाली तो नेचुरल तो है नहीं है, तो ये नेचुरल नहीं है, अप्राकृतिक एक टाइप से, ठीक है। फिर इसका नाम जैसे सामान्य प्रतिरक्षा था, क्योंकि हर किसी से एक जैसा लड़ रही थी, ये अलग अलग लड़ती है, तो इसका क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरक्षा बोलते हैं। विशिष्ट प्रतिरक्षा या स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। तो स्पेसिफिक या विशिष्ट प्रतिरक्षा का मतलब क्या है कि ये एक बीमारी से एक विशेष प्रकार से लड़ती है। मतलब टाइफाइड है तो खाली टाइफाइड से लड़ेगी, हैजा से कुछ नहीं करेगी, हैजा है तो खाली हैजा से लड़ेगी, पोलियो से कुछ नहीं करेगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपको सर दर्द हो रखा था, आपको सर दर्द की अलग दवाई लेनी पड़ेगी, दस्त है तो दस्त की अलग दवाई लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि दस्त की दवाई से सर दर्द ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो एक चीज़ के लिए एक की दवाई है, तो वही चीज़ है, ये प्रकार से विशिष्ट है, ठीक है। इसके अलावा इसका एक और नाम है
CMI, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि CMI किसे कहते हैं, तो CMI क्या है, C मतलब सेल, M मतलब मीडिएट और I मतलब इम्यूनिटी। तो उसको सेल मीडिएट इम्यूनिटी मतलब कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा कहता है। कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा मतलब ये कोशिका के अंदर जाकर काम करती है, जो जहां पर ऑर्गन खराब है वहां पर ही। जैसे टाइफाइड हो रखा है, टाइफाइड के अंदर स्टमक लीवर खराब है, तो दवाई देंगे तो टाइफाइड का जो डैमेज एरिया है वहां पर जाकर असर करेगी। ऐसा नहीं कि दवाई ना माथे में चढ़ गई माथे को खराब कर देगी, माथे को सही करेगी, नहीं, उसको माथे से कोई लेना देना नहीं है, वो सीधा सा जाएगी जहां पर टाइफाइड ने अटैक किया हुआ है, ठीक है। तो ये एक फिक्स कोशिका के ऊपर एक फिक्स सेल पर जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा। इन भाई साहब के अंदर क्या, कुछ भी आ जाए मुंडा सुधर नहीं, कुछ भी आ जाए बुखार चढ़ जाएगा। अब ये हो गया स्वाभाविक और उपार्जित प्रतिरक्षा। फिर से इनको बाद में पढ़ लेंगे जब इनके टाइप करेंगे, तो ये भी अलग अलग टाइप की होती है, अभी कल नाम पढ़ेंगे कौन से होते हैं। एक होता है भौतिक अवरोध मतलब फिजिकल बैरियर, एक होता है रासायनिक अवरोध मतलब कि केमिकल बैरियर, एक आता है इसके अंदर कोशिकीय अवरोध मतलब सेल्यूलर बैरियर, एक आता है इसके अंदर ज्वर या सूजन मतलब कि फीवर या इन्फ्लामेशन। इस प्रकार से 4 प्रकार की होती है, इनका भी वर्णन करेंगे हम, भौतिक अवरोध, रासायनिक अवरोध, कोशिकीय अवरोध, ज्वर और सूजन। इस लेसन में से आपके एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनके एग्जाम्पल क्या है। उपार्जित की जब बात करेंगे तो ये 2 प्रकार के हैं, पहला है सक्रिय मतलब कि एक्टिव और दूसरा है निष्क्रिय मतलब कि पैसिव। तो अभी तक हमने देखो क्या क्या पढ़ा है, हमने प्रतिरक्षा की परिभाषा, प्रतिरक्षा विज्ञान की परिभाषा, प्रतिरक्षा के जनक, प्रतिरक्षा का शब्द कहाँ से उठाया गया, प्रतिरक्षा में कौन कौन से अंग आते हैं और प्रतिरक्षा के प्रकार शुरू किए थे, जिसके अंदर स्वाभाविक और उपार्जित 2 है, इनकी परिभाषा कर ली हमने। इसके भी देखो 3 नाम है, एक तो इसका खुद का विशिष्ट और CMI। अब हमें करने हैं इनके टाइप कि कितने टाइप्स की होती है, जो हम अगली वीडियो में करेंगे। उस समय हम ये वापस से रिवीजन कर लेंगे कि प्रतिरक्षा विज्ञान कौन सा है। तो आपके जो बुक का जो फर्स्ट पेज है वो हमने किया है, उसके साथ आप बुक से इनको रिवीजन कर लेना, लेसन खत्म होते ही आपको नोट्स मिलेंगे, तो वो आपको वापस रिकवर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी ईजी चैप्टर रही है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर रही है, ठीक है। तो इंटरेस्ट के साथ साथ पढ़ते रहना, इतनी है भाई।